हे एवरीवन, वेलकम यू ऑल। तो जो हमारी लास्ट वाली क्लास थी उसमें हमने प्लांट किंगडम जो है उसके ऊपर हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू जो है नीट की वो हमने डिस्कस कर लिया था। और हमने उससे पहले जो प्लांट किंगडम है उसको फिनिश कर लिया है। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और लिविंग वर्ल्ड इन सब के वीडियोज़ और उसके साथ इसकी जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यूज़ है उसको भी हमने डिस्कस कर लिया है। आज की जो क्लास है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि ये जो पूरे 11th जो है इसका जो बेस बनाता है वो चैप्टर है बॉटनी का सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, और ये वन ऑफ द मोस्ट चैप्टर है। और आज जो है इसकी इंट्रो के ऊपर बात होने वाली है, तो आइए बने रहिए इस वीडियो में। और ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट होने वाला है, क्योंकि आज की जो वीडियो है वो बेसिकली इसकी इंट्रो वाली पार्ट पे ही होने वाली है। तो सेल की बेसिक स्ट्रक्चर और उसके बारे में हम जानेंगे। और चलिए बढ़ते हैं। तो सेल की बात करें, सेल को यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया है। ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है लाइफ का, क्योंकि जो सेल होता है वो सबसे छोटी इकाई है। उसी सेल से क्या होता है, वो सेल मिलके टिश्यू बनाता है, और ये टिश्यू मिलके फिर ऑर्गन बनाता है, और फिर ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम, और फिर ऑर्गन सिस्टम जो होता है ये बहुत सारे फंक्शन करता है हमारे बॉडी के अंदर। और इससे क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म बनता है। मतलब ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गन सिस्टम होगा तभी वो क्या होगा, काम कर पाएगा, सारे काम अच्छे से कर पाएगा। तो इसीलिए सेल जो होता है वो स्ट्रक्चरल यूनिट भी है, क्योंकि क्या होता है कि जब भी अगर मान लेते हैं कि एक घर बन रहा है, तो उस घर की जो उसकी स्ट्रक्चरल यानी कि उसकी एक यूनिट है वो क्या होती है, ईंट। तो ईंट ऐसे ही हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी की जो है सबसे छोटी इकाई यानी कि सबसे छोटी यूनिट, जिसके बिना हम अपना लाइफ मतलब एज्यूम नहीं कर सकते हैं, हम ये मान नहीं सकते कि हम लिविंग हैं। तो ये सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है सेल। अब हम बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें। मतलब ऑर्गेनिज्म दो तरह का हो सकता है, या तो यूनिसेलुलर या फिर मल्टी सेलुलर। तो यूनिसेलुलर की अगर हम बात करें तो उसमें सिंगल सेल होगा, और वो ही सिंगल सेल क्या करेगा कि उसी का वास्ट फंक्शन होगा, वो सारे फंक्शन परफॉर्म करेगा, उसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगी। तो क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी क्या होता है कि उसमें के पास कैपेबल होता है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के, वो अकेला रह सकता है, और वो कैपेबल होता है परफॉर्मिंग ऑल द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। जो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, जितने भी फंक्शन वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी परफॉर्म करता है। तो इसीलिए उसका एक यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद हम बात करें कि सेल जो होता है ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अगर एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट एंज्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। एक सेल से छोटा कुछ, अगर सेल के से छोटा कुछ है तो उसको हम क्या मतलब लिविंग मान नहीं सकते हैं, उसको हम ऑर्गेनिज्म एक मान ही नहीं सकते हैं, क्योंकि सेल ही तो जाके ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करती है, ऑर्गन सिस्टम का डेवलपमेंट करेगा, ऑर्गन बनाएगा, टिश्यू बनाएगा। तो इसीलिए सेल जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब एनसीईआरटी में कुछ साइंटिस्ट के ऊपर बातें दी गई है सेल से रिलेटेड ही। तो इसमें सबसे पहले जो साइंटिस्ट है वो है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जी ने डिस्कवर किया था सेल को 1665 में, और डेड सेल जो है उसको डिस्कवर किया था इन्होंने, कॉर्क सेल। और एंटोन वॉन लीवन हुक जो है, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है यहाँ पे, एवी लीवन हुक जो है, इन्होंने पहले सेल देखा और डिस्क्राइब किया लिविंग सेल को। देखो सेल जो है उसको डिस्कवरी रॉबर्ट हुक जी ने की थी, लेकिन वो एक डेड सेल था। लेकिन एक लिविंग सेल को डिस्कवर करने वाले पहले साइंटिस्ट जो है वो है एवी लीवन हुक, जिसका पूरा नाम है एंटोन वॉन लीवन हुक। इसके बाद है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन जो है 1831 में डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी करने वाले रॉबर्ट ब्राउन, और सेल की डिस्कवरी करने वाले, डेड सेल की डिस्कवरी करने वाले रॉबर्ट हुक। तो ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना ये तीनों साइंटिस्ट का नेम। इसके बाद जो है दे रखा है हमें एनसीईआरटी के साथ ही हम चलेंगे, तो सेल थ्योरी के बारे में दे रखा है। और सेल थ्योरी में जो है दो साइंटिस्ट के बारे में दे रखा है। तो दो साइंटिस्ट जो हैं उसमें हैं मैथियास लेडन और थियोडोर श्वान। इन्होंने अलग अलग ईयर में एक्सपेरिमेंट किया था, मतलब इन्होंने अलग अलग डिस्कवरी करी थी। इसमें इन्होंने मैथियास लेडन जो है इन्होंने 1838 में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये हैं कहाँ के ये साइंटिस्ट। तो जो मैथियास लेडन है, स्लीडन जो है एक जर्मन बॉटनिस्ट है, और जो थियोडोर श्वान है ये जर्मन जूलॉजिस्ट है। ये इसको अब कर दिया गया है जर्मन जूलॉजिस्ट। उसके बाद जो मैथियास लेडन है, ही एग्जामिन्ड लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स। बेसिकली प्लांट्स जो है उसके ऊपर काम किए थे स्लीडन जी ने, और एनिमल्स जो है उसके ऊपर स्वान जी ने। और इन्होंने बताया था कि ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट। जो प्लांट्स होती है उसकी इकाई जो होती है डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल से मिलकर बनती है,
अलग अलग तरह के सेल जो है वो बनाते हैं और वो बाद में टिश्यू की फॉर्मेशन करते हैं और टिश्यू से पूरा का पूरा वही ऑर्गन सिस्टम और पूरा का पूरा एक प्लांट जो है वो बन जाता है। उसके बाद हम स्वान जी की बात करें तो स्वान जी, और ये याद रखना है हमें कि ये इन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट करा था, जो भी एग्जामिन किया था, वो पूरा ऐसे डायरेक्टली जो है स्टेटमेंट के फॉर्म में ही नीट में क्वेश्चन आ जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखना है। और हम बात करें इसमें स्वान के बारे में, तो स्वान जो है एक जर्मन जूलॉजिस्ट है, ये मैंने आपको बताया है, और स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल जो है उसको स्टडी किया था इन्होंने, और रिपोर्टेड दैट सेल हैड अ थिन आउटर लेयर। उन्होंने ये भी बताया था कि सेल जो होती है उसकी सबसे बाहरी लेयर जो होती है वो क्या होती है, उन्होंने बस ये बताया था उस टाइम कि सेल जो होती है उसकी बाहरी लेयर होती है। और हमें पता है कि आज जो है उस बाहरी लेयर को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड सेल वॉल जो होता है ये यूनिक कैरेक्टर होता है प्लांट सेल का। मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो तो हर किसी में, मतलब प्लांट सेल की बात करें, एनिमल सेल की बात करें, तो हर किसी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होगी वो आउटर लेयर होगी। इसलिए इन्होंने कहा कि जो सेल के पास जो थिन आउटर लेयर होती है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन यहाँ पे ये भी बताया कि सेल वॉल जो होता है ये यूनिक कैरेक्टर होता है प्लांट सेल का। तो ये प्लांट सेल में ही सिर्फ सेल वॉल देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करें कि बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। एनिमल और प्लांट्स की जो बॉडी है वो सेल और उसके सेल के प्रोडक्ट से मिलके बने हैं, यानी कि टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ये सब मिला के। इसके बाद यहाँ पे दे रखा है कि इन दोनों ने ही मिलके फॉर्मुलेट किया था, सेल थ्योरी को दिया था। और ये थ्योरी जो है वो क्या एक्सप्लेन नहीं करता है, दिस थ्योरी डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स वेर फॉर्म। मतलब नए सेल बनते कैसे हैं, मतलब एक सेल तो मान लिए कि बन गए, लेकिन वो बने कैसे बनते हैं, उसकी हिस्ट्री के बारे में ये सेल थ्योरी नहीं बताता है। इसके बाद एक और साइंटिस्ट जो है उनके बारे में हमें जानना है, रुडोल्फ वर्चॉ। रुडोल्फ वर्चॉ जो है इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था 1855 में, और 1855 में इन्होंने, तो रुडोल्फ वर्चॉ जी ने इन्होंने कहा था कि इन्होंने सेल थ्योरी जो है उसको मॉडिफाई किया और उसको एक फाइनल स्टेप दिया। इन्होंने कहा ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब है कि सेल डिवाइड करता है और नया सेल जो होता है वो फॉर्म होता है फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग जो पहले से बना हुआ सेल है वो डिवाइड करता है और उस डिवीजन से क्या होता है कि नया सेल हमें मिलता है। इसके बाद इन्होंने फाइनल शेप में क्या कहा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल और सेल के प्रोडक्ट से बनते हैं, और जितने भी सेल होते हैं वो कहाँ से राइज होते हैं, फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल से बाय डिवीजन करके क्या होता है, नया सेल बनता है। तो ये थी इन साइंटिस्ट के बारे में। और अब जो बात मैं करने जा रही हूँ वो सेल की ओवरव्यू, क्योंकि मैं पूरे एनसीईआरटी की साथ ही जा रही हूँ, तो इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो दे रखा है कि सेल की ओवरव्यू के बारे में। यहाँ पे हम शेप, साइज और सेल के बारे में थोड़ा जानेंगे। सबसे पहले क्या है कि हमने जैसे सेल बताया, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, तो सबसे छोटी इकाई है तो सेल होगी। अब इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। मैंने बताया आपको कि इसकी बाहर वाली जो कवरिंग होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो सब में प्रेजेंट होगा। और इसके बाद हम बात करें तो इसकी सबसे बाहर वाली लेयर जो होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाहर, वो होगी सेल वॉल। और सेल वॉल जो होता है ये प्लांट्स में देखने को मिलेगा। इसके बाद इस सेल के अंदर क्या क्या होगा, इस सेल के अंदर होगा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस जो होगा उसमें होगा क्रोमोजोम, और इस क्रोमोजोम के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, जेनेटिक मटेरियल डीएनए। और इसके बारे में तो एक पूरा का पूरा चैप्टर ही है क्लास 12th में, तो उसमें हम पढ़ेंगे। तो सेल जो होता है इसके पास होता है न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के पास क्रोमोजोम, और क्रोमोजोम पे क्या होगा, वही जेनेटिक मटेरियल डीएनए। नेक्स्ट हम बात करें इसमें सेल की, सेल दो तरह की हो सकती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करें, प्रो का मतलब होता है पुराना, यानी कि ओल्ड, तो इसमें ओल्ड तरह से डेवलपमेंट होगी। कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, तो प्रो न्यूक्लियस होगा इसमें, मतलब पुराना ओल्ड तरह का न्यूक्लियस, और यूकैरियोटिक जो होता है न्यू टाइप की न्यूक्लियस होगी इसमें। यहाँ पे क्या होगा कि प्रोकैरियोटिक जो होती है इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होता है, नहीं होता है, और यूकैरियोटिक जो होगा यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होगा। और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कौन कौन से होगा, ईआर यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जीसी गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये सारे जो होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर हमें देखने को मिलेगा। ये यूनिसेल, यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा प्रोकैरियोट में। और मैंने आपको बताया था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो है मोनेरा, जो मैंने आपको बताया था किंगडम, तो वो प्रोकैरियोटिक के अंदर ही आ जाता है। और यूनिसेलुलर प्लस मल्टीसेलुलर जो होता है ये इसके अंदर आ जाता है यूकैरियोटिक के अंदर। साइज जो होता है ऑफ द सेल इज जनरली यहाँ पे छोटा होता है और यहाँ पे क्या होता है, बड़ा होता है। इसके बाद यहाँ पे सेंट्रियोल जो होता है वो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। हम आने वाले जो चैप्टर हैं उसमें पढ़ेंगे। तो रुडोल्फ वर्चॉ जी ने इन्होंने कहा था कि इन्होंने सेल थ्योरी जो है उसको मॉडिफाई किया और उसको एक फाइनल स्टेप दिया। इन्होंने कहा ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब है कि सेल डिवाइड करता है और नया सेल जो होता है वो फॉर्म होता है फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग जो पहले से बना हुआ सेल है वो डिवाइड करता है और उस डिवीजन से क्या होता है कि नया सेल हमें मिलता है।
इसके बाद इन्होंने फाइनल शेप में क्या कहा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल और सेल के प्रोडक्ट से बनते हैं, और जितने भी सेल होते हैं वो कहाँ से राइज होते हैं, फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल से बाय डिवीजन। डिवीजन करके क्या होता है, नया सेल बनता है। तो ये थी इन साइंटिस्ट के बारे में। और अब जो बात मैं करने जा रही हूँ वो सेल की ओवरव्यू, क्योंकि मैं पूरे एनसीईआरटी की साथ ही जा रही हूँ, तो इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो दे रखा है कि सेल की ओवरव्यू के बारे में। यहाँ पे हम शेप, साइज और सेल के बारे में थोड़ा जानेंगे। सबसे पहले क्या है कि हमने जैसे सेल बताया, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, तो सबसे छोटी इकाई है तो सेल होगी। अब इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। मैंने बताया आपको कि इसकी बाहर वाली जो कवरिंग होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो सब में प्रेजेंट होगा। और इसके बाद हम बात करें तो इसकी सबसे बाहर वाली लेयर जो होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाहर, वो होगी सेल वॉल। और सेल वॉल जो होता है ये प्लांट्स में देखने को मिलेगा। इसके बाद इस सेल के अंदर क्या क्या होगा, इस सेल के अंदर होगा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस जो होगा उसमें होगा क्रोमोजोम, और इस क्रोमोजोम के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, जेनेटिक मटेरियल डीएनए। और इसके बारे में तो एक पूरा का पूरा चैप्टर ही है क्लास 12th में, तो उसमें हम पढ़ेंगे। तो सेल जो होता है इसके पास होता है न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के पास क्रोमोजोम, और क्रोमोजोम पे क्या होगा, वही जेनेटिक मटेरियल डीएनए। नेक्स्ट हम बात करें इसमें सेल की, सेल दो तरह की हो सकती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करें, प्रो का मतलब होता है पुराना, यानी कि ओल्ड, तो इसमें ओल्ड तरह से डेवलपमेंट होगी। कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, तो प्रो न्यूक्लियस होगा इसमें, मतलब पुराना ओल्ड तरह का न्यूक्लियस, और यूकैरियोटिक जो होता है न्यू टाइप की न्यूक्लियस होगी इसमें। यहाँ पे क्या होगा कि प्रोकैरियोटिक जो होती है इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होता है, नहीं होता है, और यूकैरियोटिक जो होगा यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होगा। और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कौन कौन से होगा, ईआर यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जीसी गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये सारे जो होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर हमें देखने को मिलेगा। ये यूनिसेल, यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा प्रोकैरियोट में। और मैंने आपको बताया था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो है मोनेरा, जो मैंने आपको बताया था किंगडम, तो वो प्रोकैरियोटिक के अंदर ही आ जाता है। और यूनिसेलुलर प्लस मल्टीसेलुलर जो होता है ये इसके अंदर आ जाता है यूकैरियोटिक के अंदर। साइज जो होता है ऑफ द सेल इज जनरली यहाँ पे छोटा होता है, और यहाँ पे क्या होता है, बड़ा होता है। इसके बाद यहाँ पे सेंट्रियोल जो होता है वो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। हम आने वाले जो चैप्टर हैं उसमें पढ़ेंगे, सेल डिवीजन के ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर है, तो उसमें तो सेंट्रियोल जो होता है ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। और ये प्रोकैरियोटिक के अंदर जो होता है वो एब्सेंट होता है। और सेंट्रियोल जो होता है ये यहाँ पे प्रोकैरियोटिक के अंदर एब्सेंट होगा। सेंट्रियोल जो है सेल डिवीजन में हेल्प करता है, और यहाँ पे जो होगा यूकैरियोटिक के अंदर प्रेजेंट होगा। इसके बाद यहाँ पे सिंगल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होगा, और यहाँ पे लीनियर डीएनए प्रेजेंट होगा। इसके बाद सेल वॉल जो होगी इसकी पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनेगी। बैक्टीरियल मतलब प्रोकैरियोट के अंदर क्या होगा, मेनली बैक्टीरिया आएगा, आर्कीबैक्टीरिया आएगा। तो जो इसकी सेल वॉल होगी वो बनेगी पेप्टाइडोग्लाइकेन की। और यूकैरियोटिक में उसमें आर्कीबैक्टीरिया जो था उसकी मैंने बताया थी कि ये म्यूरिन की और स्यूडो म्यूरिन की जो है वो सेल वॉल होती है, तो उनके बीच में डिफरेंस था। और यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकेन जो होती है मेनली इसकी सेल वॉल होती है। और यूकैरियोटिक जो होती है इसमें एनिमल्स के अंदर तो सेल वॉल एब्सेंट ही होता है, लेकिन प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स के अंदर सेलुलोजिक सेल वॉल प्रेजेंट होता है। इसके बाद टिपिकल न्यूक्लियस जो होगा वो यहाँ पे एब्सेंट होगा, और यहाँ पे यूकैरियोट के अंदर प्रेजेंट होगा। इसके बाद हम बात करें कुछ पॉइंट्स के ऊपर, तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन की बात कर ले, तो यहाँ पे सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और सेमी फ्लूइड का मतलब होता है कि यानी कि वो पूरी तरीके से फ्लूइड नहीं है, मतलब पूरी तरीके से जैसे पानी है वो पूरी तरीके से फ्लूइड है, वैसे साइटोप्लाज्म पूरी तरीके से फ्लूइड नहीं है, सेमी फ्लूइड है। ऑक्युपाइज द वॉल्यूम ऑफ द सेल, ये सेल की वॉल्यूम यानी कि पूरे के पूरे सेल के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है ये साइटोप्लाज्म, विच इज़ प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। और ये साइटोप्लाज्म जो होता है ये प्रोकैरियोट में भी प्रेजेंट होता है, यूकैरियोट में भी प्रेजेंट होता है। इसके बाद बात करें साइटोप्लाज्म जो होता है ये मेन एरेना होता है सेलुलर एक्टिविटीज़ का, बोथ प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में ही क्या होता है, जितने भी फंक्शन परफॉर्म होता है, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, सेल रेस्पिरेशन करे, जो भी कुछ करे, या प्लांट्स करे, एनिमल्स करे, तो इसमें जो मेन एरेना होता है, जो मेन एक्टिविटीज़ होती है वो इसी साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। और इसके बाद हम बात करें राइबोसोम के ऊपर, तो राइबोसोम जो होता है ये एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है यानी कि ये दोनों में ही प्रेजेंट होगा। तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है तो जो प्रोकैरियोटिक होता है उसके अंदर भी प्रेजेंट होता है, और यूकैरियोटिक के अंदर भी प्रेजेंट होता है। और ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में नहीं होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के साथ भी एसोसिएटेड रहेगा। उसके बाद ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसके साथ भी एसोसिएटेड होगा, तो सिर्फ साइटोप्लाज्म में ये प्रेजेंट नहीं होता है। नाउ शेप एंड साइज़ की बात कर लें, तो शेप एंड साइज़ में जो माइकोप्लाज्मा होता है, जो मैंने आपको बताया था कि स्मॉलेस्ट लिविंग सेल जो होता है माइकोप्लाज्मा है, और इसका जो साइज़ है वो है 0.3 माइक्रोमीटर होता है लेंथ में,
0.3 माइक्रोमीटर। इसके बाद बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया जो होता है वो 3 से 5 माइक्रोमीटर का होगा। इसके बाद ऑस्ट्रिच विच इज़ जिसकी सबसे लार्जेस्ट सिंगल सेल आइसोलेटेड सिंगल सेल होता है ये ऑस्ट्रिच का एग, और यहाँ लिख देते हैं हम सिंगल एग सेल। ऑस्ट्रिच जो होती है इसकी लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल एग सेल होता है। इसके बाद ह्यूमन की जो आरबीसी होती है वो 7 माइक्रोमीटर होता है डायामीटर में। बहुत अच्छे से याद रखना है ये सारी पॉइंट्स। उसके बाद नर्व सेल जो होती है ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल जो होती है वो नर्व सेल होता है। उसके बाद सेल जो होती है इसकी शेप भी बहुत तरीके से हो सकती है, जैसे कि वो डिस्क लाइक हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है, कॉलमनार हो सकता है, क्यूबॉइडल हो सकता है, एमीबॉइड हो सकता है। बहुत सारे तरीके की शेप्स भी होती है सेल्स की। अब हम कुछ एनसीईआरटी डायग्राम में कुछ शेप्स के ऊपर जो है वो दे रखा है, तो हम उसको देख लेते हैं। जैसे आरबीसी है, आरबीसी जो है उसकी डायग्राम के साथ उसका शेप दे रखा है कि वो राउंड एंड बाई कनकेव होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें अच्छे से याद रखना है ये जो भी मैं शेप के बारे में अभी बता रही हूँ। जैसे WBC जो होता है वाइट ब्लड सेल्स, ये एमीबॉइड होता है शेप में, और कॉलमनार इपिथेलियल सेल्स जो होता है ये लॉन्ग होगा और नैरो होगा, पतला होगा और लंबा होगा, और इसका न्यूक्लियस कहाँ होगा, इसके बेस पे। ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसके बेस पे प्रेजेंट होगा, और कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स होता है। उसके बाद हम बात करें नर्व सेल की, तो नर्व सेल जो होगा इसमें ब्रांचिंग होगी और ये लंबा होगा, लॉन्ग एंड ब्रांच्ड होगा नर्व सेल। ट्रैकेट की बात करें तो ये इलोंगेटेड होता है, और जो मेसोफिल सेल होता है ये राउंड एंड ओवल होगा। ठीक है, ये राउंड होगा और कैसा होगा, ओवल होगा। तो ये सारे जो हैं वो अच्छे से एनसीईआरटी डायग्राम जो है इसके ऊपर मैंने बता दिया है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। और आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा सेल की इंट्रो वाली पार्ट। और आने वाली क्लासेस जो होगी उसमें मैं प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और बाकी जो भी उसके आगे होगा वो मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो तब तक के लिए आप बने रहिए, stay tuned, stay healthy, or if you are watching the videos and liking the videos then do like, subscribe, share and comment, and आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं t.me/neet शास्त्र पे। और थैंक यू।